हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। हम कर रहे हैं चरक संहिता विमान स्थान चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है रोग भिषक जीतियम विमानम अध्याय। ये चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया है, तो अब मैं पार्ट 1 से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। अब बताना उसके आंसर्स आप लोगों को बन रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले है पुष्पकला अभिधानम। ये किसकी परीक्षा का लक्षण है? नेक्स्ट है प्रतिपतिज्ञम। प्रतिपतिज्ञम ये किसका लक्षण है? किसकी परीक्षा का लक्षण है? उसके बाद नेक्स्ट है शास्त्र ज्ञान के उपाय कितने होते हैं और कौन से होते हैं? नेक्स्ट बताओ, आचार्य वाग्भट के अनुसार शिष्य परीक्षा का काल कितना होता है? नेक्स्ट मुझे बताओ, संभाषा के कितने भेद होते हैं? प्रतिपक्षी के कितने प्रकार होते हैं? प्रतिपक्षी या विपक्षी जो होते हैं, जो हमारा कॉम्पिटिटर होता है, वो कितने प्रकार का होता है? चलो नेक्स्ट अब मैं पूछ रही हूँ, जो वाद मार्ग है उसमें से मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। ठीक है, अब उसका मुझे बताना। सह शास्त्र पूर्वकम विग्रह कथ्यति, ये किसके लिए कहा है? किसका लक्षण है? ठीक है, नेक्स्ट बताओ, मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम। मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम किसके लिए है? ठीक है, नेक्स्ट बताओ, साधर्म्यो उपदिष्टे हेतु वैधर्म्य वचनम। वैधर्म्य उपदिष्टे वा हेतु साधर्म्य वचनम, ये किसके लिए है? नेक्स्ट, सिद्धांत के भेद कितने होते हैं और कौन से होते हैं? नेक्स्ट बताओ, शब्द के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अब जिसको भी ये सारे आंसर्स बन गए हैं, वो ये लेक्चर कंटिन्यू करेगा। और जिसे भी ये क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं बने हैं, तो अभी के अभी ये वीडियो छोड़ दो और जो पिछला वीडियो है, मतलब जो पार्ट 1 है, उसको सुनो जाकर। जब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बनने लग जाए तब नेक्स्ट वीडियो करना, नेक्स्ट लेक्चर सुनना। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम। 21 जो 21 वाद मार्ग हैं वो हमने इसके पहले पार्ट 1 में किए हैं। अब हम आगे कर रहे हैं, जिसको भी आंसर्स बने हैं वही आगे का लेक्चर करना, वरना अभी इसको स्किप कर दो। पिछला वीडियो जाकर अच्छे से सुनो, अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद नेक्स्ट आना। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 पे आता है संशय। संशय मतलब होता है डाउट होना। तो कोई भी संदेहजनक लक्षणों को देखकर किन्हीं विषयों में अनिश्चित ज्ञान का होना संशय होता है, मतलब हम कोई चीज डिसाइड नहीं। नेक्स्ट आता है 23 पे प्रयोजन। प्रयोजनम नाम यद अर्थम आरभ्य अंत आरंभा, मतलब किसी भी चीज को जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर लक्ष्य लेकर कोई भी काम करते हैं हम। अगर तुम लोग ये लेक्चर कर रहे हो तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? ये चैप्टर कंप्लीट करना, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। तो हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो वो एक लक्ष्य, एक एम्बिशन लेकर उसको स्टार्ट करते हैं, तो वही प्रयोजन होता है। ठीक है, किसी निमित्त को लक्ष्य लेकर कोई कार्य किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 24 पे आता है सव्यभिचारम। सव्यभिचारम नाम यद व्यभिचारणम, मतलब अब ये वो वाले लोग हैं, तुम लोग के कोई फ्रेंड्स होंगे जो बहुत डाउटफुल रहते हैं। जैसे अगर तुम लोग उनसे कहोगे कि आज मेरी अटेंडेंस लगवा देना, है ना, तो कभी लगवा देंगे लेकिन कभी नहीं लगवाएंगे। मतलब एकदम तुम पूरा भरोसा नहीं कर सकते उनके ऊपर। कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। उस टाइप के जो लोग होते हैं उसको सव्यभिचार कहा जाता है।
किसी एक बात को निश्चित न करके कभी कुछ कहना, कभी कुछ और कहना, ये व्यभिचार कहलाता है। और जहाँ पर व्यभिचार होता है, जहाँ पर ये चीज़ें होती है कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो उसे सव्यभिचार कहते हैं। उसके बाद आता है जिज्ञासा 25 पे। जिज्ञासा नाम परीक्षा। जिज्ञासा किसे कहते हैं? परीक्षा को। किसी भी चीज़ की परीक्षा करना ही जिज्ञासा होता है। मतलब छोटे बच्चों को देखा होगा, उन्हें कोई भी चीज़ मिलती है ना, तो वो खा लेते हैं, मुँह में डालते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक जिज्ञासा रहती है, क्यूरोसिटी रहती है, किसी भी चीज़ को चेक करने की, परीक्षा करने की कि ये क्या है? अब वो वैसे ही परीक्षा करते हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर कोई चीज़ की क्यूरोसिटी होगी कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तब तुम उसकी डिटेलिंग में जाओगे और उसको टेस्ट करोगे कि सही है, गलत है, क्या चीज़ सही है। तो जिज्ञासा नाम परीक्षा। उसके बाद 26 पे आता है व्यवसाय। अब व्यवसायो नाम निश्चय। व्यवसाय हिंदी में बिजनेस होता है, लेकिन संस्कृत में व्यवसाय मतलब होता है कोई डिसीजन लेना। तो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे डिसाइड करना कोई चीज़। जैसे कि कोई रोग है, वो वात दोष से ही उत्पन्न हुआ है और इसकी यही औषधि है। मतलब किसी चीज़ पे श्योर होना, श्योरिटी होना व्यवसाय होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 27 पे अर्थ प्राप्ति। अर्थ प्राप्ति नाम यत्र एकेन अपस्य अर्थस्य अनुक्तस्य अपि। मतलब जहाँ पर कोई एक बात बोली जाए और उससे दूसरी बात भी अपने आप समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोग से कहूँ कि अभी दिन नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी दिन नहीं हो रहा है, तो मेरे इस बात से ये भी समझ में आ रहा है कि अभी दिन नहीं हो रहा है, मतलब अभी रात हो रही होगी, है ना? तो अगर कोई एक बात बोली जाए और उससे ऑटोमेटिकली खुद से ही दूसरी बात समझ में आ जाए, ठीक है? एक बात से उसी के आधार पर दूसरी न कही हुई बात भी जान ली जाए, तो वो अर्थ प्राप्ति होता है, ठीक है? फिर 28 नंबर पे आता है संभव। जिसकी उत्पत्ति जिससे होती है वह उसका संभव है, ठीक है? जैसे षड धातुः गर्भस्य, मतलब 6 धातुएँ गर्भ के संभव हैं। 6 धातुएँ मतलब 5 महाभूत और आत्मा, इन्हीं से गर्भ की उत्पत्ति हो रही है। तो गर्भ का संभव कौन होगा? 6 धातुएँ। अगर किसी चीज़ से कोई चीज़ बन रही है तो वो उसका संभव होगा। उसके बाद आता है 29 पे अनुयोज्य। अब ध्यान से समझना, जो वाक्य दोष से युक्त हो, ठीक है? मतलब कोई भी सेंटेंस अगर कोई कह रहा है तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो, कुछ दोष हो और सामान्य रूप से कहे हुए अर्थों में विशेष रूपेण ज्ञान हो, ठीक है? किसी अर्थ के ज्ञान के लिए जो दूसरा वाक्य प्रयुक्त होता है। अब देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे अगर एक बच्चा है और वो है ना अपनी मम्मी से कह रहा है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। उसकी मम्मी ने उसे आइसक्रीम दिला दी। फिर दोबारा वो कह रहा है अपनी मम्मी से कि मुझे एक और खानी है, ठीक है? फिर उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं, अब नहीं मिलेगी। फिर वो ज़िद कर रहा है, फिर दोबारा आखिर उसकी मम्मी ने उसको थोड़ा डाँट के दिला दी। फिर वो घर पर आए हैं, फिर घर पर बाहर फिर से कोई आइसक्रीम बेचने आया, अब फिर से वो अपनी मम्मी से कह रहा है कि मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है। तब मम्मी क्या कहेंगी? हाँ, इधर आजा, मैं खिलाती हूँ तुझे। ऐसे बोलती है मम्मी। तो इसका मतलब क्या कि वो फिर से खिलाएँगी। इसका मतलब क्या है कि अब तू आजा, मैं बताती हूँ तुझे। ठीक है? तो ऐसे डाँटती हैं मम्मी। मतलब उल्टा सेंटेंस बोल रही हैं। तो अब देखो, अब वो कह रही हैं आजा, अभी खिलाती हूँ मैं तुझे। इस ये जो लाइन है, ये वाक्य दोषयुक्त है। ये वाक्य दोषयुक्त कैसे? क्योंकि अगर इसको सिंपल बोला जाए तो कहना चाहिए कि नहीं, अब नहीं मिलेगी। लेकिन मम्मी क्या कह रही हैं कि आजा, एक और मैं देती हूँ तुझे। तो ये वाक्य तो दोषयुक्त हो गया, समझ में आ रहा है ना? वाक्य दोषयुक्त क्यों हुआ? क्योंकि गलत बोला गया है ना? सही तो ये होगा कि नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने अलग तरीके से बोला, ठीक है? और सामान्य रूप से कहा है, लेकिन अर्थों में विशेष रूपेण ज्ञान है। अब उन्होंने कहा तो सामान्य रूप से कि आजा बेटा मैं देती हूँ और, पर उसका जो अर्थ है वो अलग-सा विशेष अर्थ है ना? और किसी अर्थ के ज्ञान के लिए दूसरा वाक्य प्रयुक्त हुआ। अब उस बच्चे को ये समझाने के लिए कि तुम्हें अब और आइसक्रीम नहीं मिलेगी, उन्होंने दूसरा वाक्य प्रयुक्त किया है कि अब इधर आ, मैं देती हूँ तुझे। ठीक है? तो इस तरीके से ये अनुयोज्य होता है। जैसे अब इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? यह रोग संशोधन साध्य है। ठीक है? ये तो मैंने तुमको अपने वे के एग्ज़ाम्पल से समझाया। अब देखो, बुक में क्या एग्ज़ाम्पल दिया है कि यह रोग संशोधन साध्य है, मतलब पंचकर्म से होगा। अब इसका अनुयोज्य क्या है? क्या यह वमन साध्य है या विरेचन साध्य है? ठीक है? मतलब इससे एक और क्वेश्चन बन गया ना दिमाग में कि कौन-सा साध्य है? यह रोग संशोधन साध्य, ये तो दोषयुक्त वाक्य हो गया। तो ये वमन साध्य है कि विरेचन साध्य है? तो ये हो जाएगा अनुयोज्य। फिर अनुयोज्य आता है।
अनुयोज्य को देखो, अनुयोज्य के विपरीत वाक्य। अब जो अनुयोज्य था, ये अनुयोज्य है, ठीक है? अनुयोज्य। तो अनुयोज्य से जो विपरीत हो, ऑपोजिट हो, जो वाक्य अपने में ही पूर्ण हो और उसके प्रयोग के बाद कोई अन्य प्रश्न उपस्थित होने की कोई संभावना नहीं हो, ठीक है? मतलब अब उसमें कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो जैसे यह रोग साध्य है, ठीक है? अब ये साध्य है या यह रोग असाध्य है, तो इसके बाद कोई और क्वेश्चन नहीं बनेगा, बात ही खत्म हो गई, ठीक है? तो ये अनुयोज्य होता है। उसके बाद 31 पे आता है अनुयोग। ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन, परीक्षा अर्थम आदिश्यते। मतलब उसके ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन की परीक्षा के लिए प्रश्न पूछना, ठीक है? अब देखो अनुयोग मतलब अगर तुम्हें पता हो कि जो सिद्धार्थ थे, जो बुद्धा थे, है ना? उनका नाम था सिद्धार्थ। अब वो क्या करते थे, कहीं भी जाते थे, अपने घर से बाहर निकलते थे, तो वो जैसे उन्होंने देखा कि कुछ पैसे वाले लोग हैं, वो एक सवारी पे बैठे हैं और वो जो सवारी है या वो जो गाड़ी है, वो एक दूसरा गरीब इंसान चला रहा है, ठीक है? तो वो अपने जो उसके जो सारथी थे, उनके जो सारथी थे मतलब जो उनका रथ चलाते थे, उनसे उन्होंने पूछा कि ये ऐसा क्यों है? ये इतना बुज़ुर्ग गरीब इंसान वो अमीर लोगों को क्यों लेके जा रहा है? ठीक है? उन्होंने क्वेश्चन उनके दिमाग में राइज़ हुआ कि क्यों? तो उन्होंने उसे आंसर दिया कि इसके बदले में वो उसे पैसे देंगे और उसी से उसका जीवन चलता है। ठीक है? फिर उन्होंने पूछा कि क्यों? अगर उनके पास पैसा है तो वो इसे ऐसे ही क्यों नहीं पैसे दे देते हैं? जी, अगर पैसे कमाना इतना ज़रूरी है तो वो इतनी मेहनत का काम ही क्यों कर रहा है? मतलब एक जगह पर कोई भी चीज़ को रुकना नहीं है। उसमें क्यों, क्यों, क्यों ऐड करते जाना है कि क्यों? अब जैसे अगर मैं तुम लोग से पूछूँ कि अभी मैंने तुमसे क्वेश्चन्स पूछे, अगर तुमने लेक्चर किया है तो तुम्हें क्वेश्चन्स के आंसर्स क्यों नहीं आए? तो तुम लोग कहोगे, कोई मुझसे कहेगा कि मैंने रिविज़न नहीं किया अच्छे से। मैं पूछूँ क्यों नहीं किया? फिर वो कोई भी रीज़न देगा कि समझ लो कि मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं बोलूँगी दोबारा मैं पूछूँ क्यों टाइम नहीं मिला, है ना? तो वो क्यों, क्यों वाली जो सीरीज़ होती है ना किसी भी चीज़ में क्यों पूछना कि इसका क्या रीज़न है, क्यों? परीक्षा करने के लिए ये अनुयोग होता है। अब आता है प्रत्यनुयोग। अब जो प्रत्यनुयोग होता है नामन अनुयोगस्य अनुयोग। अनुयोग का भी अनुयोग होता है। मतलब जैसे मैंने बोला कि तुम लोगों को क्वेश्चंस क्यों नहीं बने? तो ये मेरा पहला क्यों था, ये क्यों नहीं बने? तो वो क्या सेंटेंस होगा अनुयोग में जाएगा कि पहला। अब तुमने बोला कि हमें टाइम नहीं मिला, अब मैंने उसी पे दोबारा ये क्वेश्चन किया कि क्यों टाइम नहीं मिला? तो वो जो सेकंड वाला क्यों आ गया ना वो प्रत्यनुयोग होता है, ठीक है? मतलब अनुयोग के बाद फिर अनुयोग करना, अनुयोगस्य अनुयोग, ठीक है? प्रश्न करने पर फिर दोबारा से प्रतिप्रश्न करना। सामने वाले ने कुछ बोला, हमने पूछा क्यों? फिर हमने उसी चीज़ पे दोबारा पूछा क्यों? उसके आंसर पे। फिर 33 पे आता है वाक्य दोष, ठीक है? किसी भी कोई भी वाक्य है, अगर उसका जो अर्थ है वो कम निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है? या अनर्थक है, कुछ अजीब है, असंबद्ध अर्थ वाला है या विरुद्धार्थक है, तो वो वाक्य दोष होता है। ये 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? वाक्य दोष जो है वो 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है न्यून दोष। न्यून दोष मतलब प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये पंचाव्यय वाक्य आ गए। इनमें से किसी एक के भी कम होने से जो वाक्य है वो न्यून दोष होता है। अब 5 चीज़ों से कोई भी चीज़ अच्छे से समझाई जा सकती है, लेकिन इन पाँचों में से अगर एक भी चीज़ कम है, तो हम बोलेंगे कि ये न्यून दोष वाला वाक्य है, मतलब कंप्लीट नहीं है, कहीं न कहीं कम है इसमें चीज़ें। अधिक दोष कब बोलेंगे? जब किसी को 2 बार बोला जाए, तो वह पुनरुक्त होने के कारण अधिक दोषयुक्त हो जाता है। अब कोई एक ही चीज़ को अगर 2 बार बोला जाए, बार-बार उसको रिपीट किया जाए, तो वो पुनरुक्त दोष हो जाएगा और उसकी वजह से हम उसको बोलेंगे ये वाक्य जो है अधिक दोषयुक्त है। ठीक है? मतलब जो वाक्य दोष है वो अधिक है, तो इसको बोलेंगे अधिक दोष। अब देखो, जैसे तुम लोग बैठे हो, है ना? अब तुमने अपने किसी भी छोटे भाई या छोटी बहन से कहा कि नमक ले आ, है ना? खाने में नमक कम है, नमक ले आ। अब वो उठ के जा रहा है, फिर तुम दोबारा वही चीज़ कह रहे हो, "अरे! सॉल्ट लाना है सॉल्ट।" है ना? तुम उसको ऐसा कह रहे हो। तो अब जो तुमने नमक को ही रिपीट किया लेकिन दूसरे वर्ड्स यूज़ किए तुमने, अर्थ तो एक ही था दोनों का। तो पुनरुक्त किया, लेकिन कैसा था? अर्थ पुनरुक्त था, ठीक है? अर्थ पुनरुक्त मतलब मीनिंग सेम था, लेकिन वर्ड्स अलग-अलग तुमने यूज़ किए। पहले उससे बोला नमक लाना है, फिर वो जब उठ के जा रहा है या जा रही है, तो तुम उससे कह रहे हो सॉल्ट लाना है ना? तो ये क्या होता है? तुमने
वर्ड्स अलग यूज़ किए, पहले नमक बोला, बाद में सॉल्ट बोला, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही था, जैसे औषध और भेषज दोनों एक ही बात है। शब्द पुनरुक्त, अब तुम वापस वो उठ के जा रहा है तो तुम उसे रिपीट कह रहे हो, अरे नमक लाना है नमक, है ना? तो वही चीज़ को तुमने दोबारा रिपीट कर दिया सेम वर्ड्स के साथ, तो वो हो जाएगा शब्द पुनरुक्त। तो जो पुनरुक्त है वो 2 टाइप्स का होता है, अर्थ पुनरुक्त और शब्द पुनरुक्त। मतलब अल व अर्थ दोनों बातों का एक ही है, लेकिन अलग-अलग वर्ड्स यूज़ किए हैं, और शब्द पुनरुक्त में तुमने उसी शब्द को रिपीट किया है, तो ये अधिक दोष होता है। तो अधिक दोष पुनरुक्त युक्त जो वाक्य होते हैं उसमें उसकी वजह से अधिक दोष वाला होता है, और जो पुनरुक्त होता है वो अगेन 2 टाइप्स का होता है, अर्थ पुनरुक्त और शब्द पुनरुक्त। उसके बाद अनर्थक दोष आता है 3rd नंबर पे, जो केवल अक्षरों का समुदाय मात्र हो, उसका कोई अर्थ नहीं हो, ठीक है? जैसे क, ख, ग, घ, ड़। तो अगर ये क, ख, ग, घ, ड़ इस टाइप की चीज़ें अगर मैं बोल दूँ तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये शब्दों का समूह तो बन जाएगा, लेकिन इसका कोई मीनिंग, अक्षरों का समूह तो बन जाएगा लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो वो अनर्थक दोष होते हैं। अपार्थक दोष होते हैं ऐसे शब्दों का समुदाय जिसमें शब्द तो अर्थयुक्त हों, लेकिन उन शब्दों का परस्पर कोई संबंध नहीं हो। जैसे चक्र, नक्र, वंश, वज्र, निशाकर, ठीक है? देखो, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अनर्थक दोष कब होगा? जब अक्षरों का समुदाय हो, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं हो। यहाँ पर जो शब्द है वो आपस में मिले हैं, लेकिन इसका मतलब बेसिकली अपार्थक मतलब एक सेंटेंस है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, और अनर्थक मतलब एक शब्द है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? उसके बाद लास्ट आता है विरुद्ध दोष। विरुद्ध दोष मतलब दृष्टांत, सिद्धांत और समय के विपरीत हो। दृष्टांत के विपरीत हो, सिद्धांत के विपरीत, सिद्धांत भी हम पढ़ के आए हैं, दृष्टांत भी हम पढ़ के आए हैं, और समय के विपरीत हो। यहाँ पर उन्होंने समय 3 टाइप्स का बताया है, ठीक है? आयुर्वेदिक, याज्ञिक और मोक्ष शास्त्रिक। आयुर्वेदिक समय मतलब चिकित्सा के जो 4 पाद होते हैं, भीषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, ये 4 पाद होते हैं चिकित्सा के। तो ये 4 पाद जो होते हैं इसी को आयुर्वेदिक समय बोला है। याज्ञिक समय क्या होता है? जब जो यजमान होते हैं वो पशु पक्षियों का वध करते हैं, मतलब एक जो टाइम मुहूर्त निकालते हैं कि इस टाइम पे तुम्हें ये करना है, वो याज्ञिक समय होता है। और मोक्ष शास्त्रिक होता है जो प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा का जो व्यवहार होता है वो मोक्ष शास्त्रिक होता है, मतलब मोक्ष के लिए कोई चीज करना मोक्ष शास्त्रिक समय है। तो कोई चीज इन तीनों के विपरीत हो तो वो विरुद्ध दोष वाली होगी। उसके बाद 34 नंबर पे आता है वाक्य प्रशंसा। अभी हमने वाक्य दोष देखे 5 टाइप्स के, अब वाक्य प्रशंसा होती है 6 टाइप्स की, ठीक है? अन्यूनम, अन्यून मतलब जो पहले हमने न्यून देखा कि कम था तो वो वाक्य दोष था, लेकिन ये कम नहीं है, अन्यून है, तो कम नहीं है तो ये वाक्य प्रशंसा। अनधिक, ठीक है? अनधिक मतलब ज्यादा भी नहीं है, जो हमने वाक्य दोष में देखा अधिक होना, न्यून होना, उसका ऑपोजिट, 5 चीजें तो ऑपोजिट ही है टोटल। अर्थवत है, ठीक है? वो अनर्थक था तो ये अर्थयुक्त है, ठीक है? अपार्थक है, असंगत अर्थ नहीं है। अविरुद्ध है, ठीक है? शास्त्र, सिद्धांत, दृष्टांत, सिद्धांत और समय के विपरीत नहीं है। और एक लास्ट आता है अधिगत पदार्थ, ठीक है? अधिगत पदार्थ मतलब सभी पदों का जो अर्थ है वो ठीक ठीक प्रकट हो रहा है, तो ये वाक्य प्रशंसा। तो याद रखना वाक्य दोष 5 प्रकार के हैं और वाक्य प्रशंसा जो है वो 6 प्रकार की है। उसके बाद आता है छल। जो वाक्य किसी को ठगने या धोखा देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, निरर्थक हो किंतु जिसमें कुछ अर्थ होने की प्रतीति हो, वो वाकजाल मात्र होते हैं। किसी भी वाक्य से अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं या ठगने की कोशिश कर रहे हैं तो वो छल होता है, ठीक है? निरर्थक होते हैं लेकिन अगर उसमें कुछ अर्थ की प्रतीति हो और तो वो वाकजल होता है। वाकजल मतलब अगर उसमें कोई मीनिंग निकल रहा है किसी बात का तो वो वाकछल है। वाकछल मतलब बातों का जाल है, ठीक है? और बाकी सारे जो भी छल होते हैं वो सामान्य छल में आते हैं। उसके बाद 36 नंबर पे आता है अहेतु। 3 प्रकार का होता है, इसको याद रखना, प्रसव से, प्रकरण सम, संशय सम और वाण्य सम। बस ये इनके नाम याद रखना और बाकी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। उसके बाद 37 पे आता है अतीत काल, ठीक है? अतीत कालम नाम यत पूर्वम वाच्यम तत्पश्चात उच्यते। अब देखो ये बहुत बार हुआ होगा, कभी कभी क्या होता है हमारी किसी से लड़ाई होती है, कोई आर्ग्यूमेंट होता है,
फिर हम लड़ाई-वड़ाई करने के बाद जब घर आ जाते हैं, फिर याद आता है कि अरे! उसको ये पॉइंट भी बोलना चाहिए था, है ना? ऐसा होता है, हमेशा होता है कि हमें उसको ये बात भी सुनानी चाहिए थी, यार ये कैसे भूल गई मैं? फिर याद फिर हम क्या करते हैं, बहुत बार फ़ोन करके सुना देंगे, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं है। जो सामने से बोल के आना था, वो फ़ोन पे सुनाने में नहीं आता, कोई मतलब नहीं है। तो जो पहले कहना चाहिए था, उसको बाद में कहना, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है अल्टीमेटली, लेकिन उसी को अतीत काल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है 38 पे उपालंब। उपालंब नाम हेतुर दोष वचनम। हेतु में दोषों का कहना उपालंब है। मतलब कि अगर कोई रीज़न है और उसमें दोष प्रेजेंट है, जैसे अगर मैं कहूँ कि लेकिन बाहर बहुत बारिश हो रही है क्योंकि बाहर बादल नहीं है। तो बात बाहर बारिश हो रही है बहुत, ये तो ओके है, ठीक है। लेकिन क्योंकि बादल नहीं है, ये जो रीज़न है ये तो गलत है ना, तो यही उपालंब होता है, ठीक है। जैसे अहेतु हेत्वाभास और उपालंब ये एक ही होते हैं। इन तीनों का बेसिक मतलब एक ही है कि जो रीज़न है उसमें गड़बड़ है, जो भी हम रीज़न दे रहे हैं वो गलत है। उसके बाद 39 पे आता है परिहार। परिहारो नाम तस्यैव दोष वचनस्य परिहरणम्, ठीक है। हेतु के दोषों का निराकरण करना, मतलब हेतु में जो भी दोष है उसको सही करना, उसको बाहर निकालना दोषों को, वो परिहार होता है। फिर आता है प्रतिज्ञा हानि। प्रतिज्ञा हानि मतलब पहले की हुई प्रतिज्ञा के विषय में प्रति प्रश्न करने पर परास्त होकर उस प्रतिज्ञा को छोड़ देना। मतलब अगर दो बातों जो विग्रह संभाषा होती है, कंपटीशन होता है, तो दोनों का जो प्रतिज्ञा होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, विपरीत प्रतिज्ञा होती है। उसी को हम पर प्रतिज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब उसमें अगर एक ने बोला कि पुरुष नित्य है, दूसरे ने बोला कि पुरुष अनित्य है, दोनों ने ऑपोजिट अपनी अपनी बातों को एक्सप्लेन किया। अब किसी एक की बात लास्ट में गलत प्रूफ हो गई, उसने मान लिया कि हाँ भाई पुरुष तो नित्य ही होता है सारे रीजंस के बाद, तो वो परास्त हो गया। उसने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी कि हाँ जो पुरुष है वो नित्य होता है, तो वो प्रतिज्ञा हानि हो गई, ठीक है। अभ्यनुज्ञा। अभ्यनुज्ञा मतलब इष्ट अनिष्ट अभ्य उपगम, ठीक है। इष्ट और अनिष्ट दोनों को मान लेना, मतलब कि अब समझ लो कि पुरुष नित्य है, पुरुष अनित्य है, दो लोग हैं, दोनों का अपनी अपनी प्रतिज्ञा है कि एक ने बोला पुरुष नित्य, एक ने बोला पुरुष अनित्य है। अब जिसने बोला कि पुरुष अनित्य है, उसने एक्सेप्ट तो कर लिया कि हाँ पुरुष नित्य है, लेकिन वो बोल रहा है कि मगर मैंने मान लिया है कि पुरुष नित्य है, मगर तुमको ये भी कहीं ना कहीं कंसीडर करना पड़ेगा कि पुरुष अनित्य भी होता है, कुछ चीजें हैं जो उसको अनित्य भी प्रूव करती हैं। मतलब वो अपनी बात, एक तो हो गया प्रतिज्ञा हानि, उसने कंप्लीटली हार मान ली, और एक हो गया कि वो हार नहीं मान रहा, एक्सेप्ट तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कहीं ना कहीं मेरी बात भी भाई सही है, तो वो इष्ट अनिष्ट दोनों को मान लेना। हेतुअंतर होता है प्रकृत हेतु वाच्य यद विकृत हेतुमः। मतलब जहाँ प्राकृत हेतु कहना चाहिए वहां उससे न कहकर उससे भिन्न विकृत हेतु को कह देना, तो वो हेतुअंतर है। उसके बाद आता है 43 पे अर्थांतर। एकस्मिन व्यक्तव्य अपरम यदाह। जहाँ कोई एक बात कहनी चाहिए उसे न कहकर दूसरी बात कह देना। मतलब अगर बातें चल रही हैं ज्वर के ऊपर, अब कोई आ जाए और बोले कि नहीं प्रमेय में तो ऐसा होता है, ठीक है, तो बिल्कुल अलग सा ही कुछ आके बोलने लग गया, बात कुछ और चल रही थी, तो वो होता है अर्थांतर। उसके बाद लास्ट आता है हमारा 44 पे आता है निग्रह स्थान, ठीक है। वाद मार्ग में सबसे पहला कौन सा था, वाद, और सबसे लास्ट कौन सा है, निग्रह स्थान। निग्रह स्थानम पराजय प्राप्ति, पराजित हो जाना निग्रह स्थान है, मतलब हार मान लेना, हार जाना, निग्रह स्थान, ठीक है, हार जाना। ये 15 होते हैं। अब ये जो हमने 44 पढ़े हैं उसमें से जो 15 होते हैं वो निग्रह स्थान है, हार मानने वाले हैं। जैसे कि कौन से होंगे, प्रतिज्ञा हानि, अभ्यनुज्ञा, ठीक है, अहेतु, न्यून, अधिक, व्यर्थ, अपार्थक, पुनरुक्त, विरुद्ध। तो बेसिकली ये जो 15 होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, हारने वाली चीजें होती हैं, उसको निग्रह स्थान बोला है। ये भी अगेन 3 प्रकार का बताया निग्रह स्थान, ठीक। पहला कौन सा होता है, वाक्यस्य अपरिज्ञानम परिषदि विज्ञान वत्वाम वत्याम। अब इसमें क्या है कि अगर कोई ज्ञानवती परिषद है, उसमें 3 बार कोई चीज को कहा जाए, उसके बाद भी उसके अर्थ को नहीं समझा जाए, तो भी हार हो जाएगी, निग्रह स्थान में आएगा।
दूसरा होता है अनुयोज्यस्य, अनुयोगो। अनुयोग मतलब होता है जहाँ पर प्रश्न करना है, मतलब क्वेश्चन पूछना है। और अनुयोज्य अनुयोज्य मतलब होता है जहाँ पर नहीं करना है। तो जहाँ पर प्रश्न नहीं करना है अनुयोज्यस्य, जहाँ पर प्रश्न नहीं करना है वहाँ पर अनुयोग हो, मतलब वहाँ पर कोई प्रश्न कर रहा है। जहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछना है वहाँ पर भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो भी हारेगा निग्रह स्थान। और अनुयोज्यस्य च अनुयोग, जहाँ पर अनुयोज्यस्य, जहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है वहाँ पर अनुयोग करना, वहाँ पर प्रश्न नहीं करना। जहाँ पर मतलब बेसिकली जहाँ पर क्वेश्चन पूछना है वहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछना, और जहाँ पर पूछना चाहिए, जहाँ कोई क्वेश्चन है बनता है वहाँ पर नहीं पूछना। तो ये क्या होता है, निग्रह स्थान। उसके बाद आगे आते हैं दशविध परीक्ष्य भाव या दशविध परीक्ष्य विषय। सबसे पहले आता है कारण। कारण मतलब यत् तत् करोति, जो चिकित्सा कार्य करता है वही हेतु होता है और वही कर्ता होता है। ठीक है, जो चिकित्सा कार्य कर रहा है वही हेतु है, वही कर्ता है। कौन करता है, भीषक। कार्य प्राप्तो कारणम भीषक, डॉक्टर। वही काम कर रहा है ट्रीटमेंट का, वही रीजन है और वही करता है, करने वाला कौन है, भीषक। तो ये जो ऊपर लिखा है ये तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि कारण क्या है। कारण मतलब जो चिकित्सा कर रहा है, जो हेतु है, जो करता है वो कारण है। और यहाँ पर मैंने लिखा है परीक्ष्य विषय, ये वाले जो है ये परीक्ष्य विषय है। ठीक है, परीक्ष्य विषय मतलब ये जो कारण है ये कौन है, भीषक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है करण। यद उपकरणाय उपकल्पते, मतलब जिस भी काम को करना है उसकी पूर्णता के लिए कर्ता जो है उसको जो भी उपकरण या साधन लगते हैं वो क्या होते हैं, करण। मतलब डॉक्टर चिकित्सा तो कर रहा है तो वो कारण है, लेकिन वो किन चीज़ों से कर रहा है, क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियस है मेडिसिन यूज़ करेगा, औषधियाँ। तो करणम पुनर्भैषज, ये क्या है, परीक्षा विषय है। फिर आता है कार्य योनि। कार्य योनि मतलब विक्रियमाणाम कार्यत्वम अपादते, मतलब कार्य योनि मतलब किस चीज को चेंज करके सही करना है। कार्य योनि मतलब बेसिकली क्या गड़बड़ है जिसको सही करना है, तो वो कार्य योनि होता है। ठीक है, जहाँ से गड़बड़ी स्टार्ट हुई है, मूल कारण। तो परीक्षा विषय क्या है, कार्य योनि धातु वैषम्यम, जो भी धातुओं में विकृति आई है उसी से रोग उत्पन्न हुआ है तो वो योनि है, मूल कारण है किसी भी गड़बड़ी का, कार्य योनि, उसको सही करना है। तो ये कार्य योनि क्या होता है, धातु वैषम्यम। उसके बाद आता है कार्य तदस्या अभिनिवृत्तिम अभिसंधाय कर्ता प्रवर्तते, मतलब जिस कर्तव्य बुद्धि को स्थिर करके कोई कर्ता किसी निर्माण में प्रवृत्त होता है उसी को कार्य कहते हैं। कार्य मतलब जो उसने डिसाइड किया है, जिस वजह से वो कुछ काम करने में लगा है कि मुझे ये करना है, तो वो क्या चीज़ डिसाइड करके किया है, तो धातु वैषम्य था तो धातु साम्य करने के लिए। तो कार्य योनि क्या है, धातु वैषम्य, और कार्य क्या है, धातु साम्यम। सबसे पहले क्या था, कारण। कारण कौन है, डॉक्टर, भीषक। उसके बाद करण, किस चीज, क्या साधन है, किस चीज से वो ठीक कर रहा है, तो वो भैषज। थर्ड क्या था, कार्य योनि। कार्य योनि मतलब मूल कारण क्या है इन सारी चीजों का, तो धातु वैषम्यम। कार्य मतलब क्या काम है, धातुओं को ठीक करना, धातु साम्यम। उसके बाद कार्यफल, क्या मिलेगा धातुओं को ठीक करके, ठीक है, जो तत्कालिक फल की आशा से कार्य किया जाता है। मतलब क्यों उसको ठीक कर रहे हैं, क्यों हम कार्य कर रहे हैं धातु को ठीक करने का, सुख प्राप्ति के लिए, सुखावाप्ति। उसके बाद आता है अनुबंध। अनुबंध किसका पर्याय है, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंध पर्याय उच्यते। अनुबंध किसका पर्याय, आयु का। ठीक है, तो कर्तारम अवश्यम अनुबंधानि कार्यात उत्तर कालम कार्य निमित्त शुभ अशुभो वा भाव, मतलब किसी भी कार्य को करने के फल स्वरूप उसके सत और असत के अनुसार जो उत्तम या अधम फल कर्ता को अवश्य में प्राप्त होता है। इससे पहले हमने देखा कार्य फल, कार्य क्या था, धातु को ठीक करना, धातु साम्यम। उसके बाद कार्य फल था सुखावाप्ति, सुख की प्राप्ति होना। अब अनुबंध क्या है कि वो चाहते थे कि सब ठीक हो जाएगा, वो उनका मोटो था, कार्य था, और कार्यफल था सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन अनुबंध मतलब
वो तो जो चाहते थे, ये रियल में क्या होगा? ठीक है? तो जो भी होगा उसके फलस्वरूप अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है? उत्तम फल प्राप्त हो या अधम फल जो कर्ता को प्राप्त होता है वो अनुबंध होता है। इसका परीक्षा विषय क्या है? अनुबंध, खल्प, आयु। तो आयु है, आयु का ही पर्याय है अनुबंध, तो वो क्या है इसका? परीक्षा फल, परीक्षा विषय सॉरी। उसके बाद 7th पे आता है देश। देशस्त्वम अधिष्ठानम, रोग या औषध, इन दोनों का जो अधिकरण है उसको देश कहते हैं। रोग कहाँ पर है और रोग कहाँ पर है? रोगी के शरीर में है कोई भी डिसीज रोग, तो रोगी का शरीर या औषध ये कहाँ पर है? इनका जो अधिकरण है वो देश है। परीक्षा विषय क्या है? देशो भूमि आतुरश्च। ठीक है, देश क्या है? भूमि और आतुर। आतुर मतलब जो रोगी है, जो पेशेंट है, उस वो देश है, और औषध ये दोनों देश है। काल, कालः पुनः परिणाम। ठीक है, काल मतलब सबको पता है जो परिवर्तनशील होता है, जैसे दिन रात मास ऋतु। इसका परीक्षा विषय क्या है? कालम पुनः संवत्सरश्च आतुरावस्था। ठीक है, संवत्सर मतलब एक ईयर, वो भी काल है, और आतुर की अवस्था क्या है? वो भी काल है। फिर आता है प्रवृत्ति। चेष्टा कार्यथा सेव क्रिया, कर्म यत्न कार्य समारंभश्च। मतलब कार्य करने के लिए जो भी चेष्टा होती है वही क्रिया है। अब जो कार्य था धातु को ठीक करने के लिए जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी चेष्टा हो रही है, वो क्या है? कर्म, यत्न, कार्य, समारंभ, क्रिया, वही प्रवृत्ति है। इसका परीक्षा विषय क्या है? प्रवृत्ति प्रतिकर्म समारंभ। ठीक है, क्या है? प्रतिकर्म समारंभ मतलब जो भी प्रोसेस हो रही है उस चीज को करने के लिए वो प्रवृत्ति है। उसके बाद उपाय, उपाय मतलब आता है प्रोसीजर। कार्य, कार्यफल और अनुबंध, इन तीनों को छोड़कर कारण, करण और कार्य योनि की उत्तमता, और इन तीनों के समूह जो कार्य उत्पादक हो। कारण मतलब डॉक्टर, करण मतलब भेषज औषधि, और कार्य योनि मतलब धातु विषमता। इन तीनों की उत्तमता से, ठीक है, मतलब डॉक्टर अच्छा हो, जो डिसीज है, जो भी रोग है वो भी साध्य हो, और औषधि भी अपने गुणों से युक्त हो। तो इन तीनों की उत्तमता से और तीनों के समूह से जो कार्य उत्पन्न होता है वो उपाय है, जिसमें कार्य, कार्यफल और अनुबंध इनको छोड़कर, कार्य मतलब तो है धातु की समअवस्था हो जाना। तो अगर धातु की समअवस्था हो जाएगी तो उपाय का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर उपाय तो खत्म हो गया ना। उपाय कब तक होगा? जब तक ये तीनों चीजें रहेंगी। इन तीनों चीजों से अगर कार्य हो गया या कार्यफल मिल गया या अनुबंध हो गया तो फिर उपाय का कोई मतलब नहीं है। तो तीन चीजें, कारण, करण और कार्य योनि की उत्तमता से, और इन तीनों के समूह से जो कार्य उत्पादक है वही उपाय है। इसका परीक्षा विषय क्या है? उपायस्तु नाम सौष्ठम अभिविधानम च सम्यक। मतलब वही डॉक्टर, औषध, परिचारक, रोगी, इनका अपने अपने गुणों से संयुक्त होकर कार्य करना। उसके बाद चरक संहिता विमान स्थान चैप्टर 8 में वमन आदि विषय कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 9 प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न क्या है? वमन आदि का प्रयोग करने वाले वैद्य को कितने प्रकार की परीक्षा से परीक्षा करनी चाहिए? तो अगर शास्त्र ज्ञान संपन्न विद्वान है, अब ध्यान से देखो, शास्त्र ज्ञान संपन्न विद्वान मतलब आप्तोपदेश तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, तो आप्तोपदेश की जरूरत नहीं है। तो दो प्रकार की परीक्षा, प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है, क्योंकि शास्त्र ज्ञान संपन्न है। उसके बाद परीक्षा विषयों की परीक्षा, ये मैंने यहाँ पर तुम लोग को बता दिया है हर किसी में, कि कारण के परीक्षा विषय क्या है? भीषक। करण का परीक्षा विषय क्या है? वैषज। कार्य योनि का परीक्षा विषय धातु वैषम्यम। कार्य का परीक्षा विषय क्या है? धातु साम्यम। कार्यफल का सुखाव प्राप्ति, सुखाव प्राप्ति। अनुबंध का क्या है? खलवायु। देश का भूमि आतुरष्ट, काल का संवत्सर और आतुरावस्था। प्रवृत्ति का प्रतिकर्म समारंभ, और उपाय का क्या है? भीषक आदि नाम। ठीक है, तो ये परीक्षा विषयों की परीक्षा। परीक्षा विषयों के कितने भेद होते हैं? तो 10 भेद परीक्षा होते हैं जो अभी हमने देखे। उनकी परीक्षा कैसे करनी चाहिए? 4th क्वेश्चन है। तो अगर कारण है मतलब भीषक की परीक्षा कैसे करनी है? वो अपने सारे गुणों से युक्त होना चाहिए। परिदृष्ट कर्मता, पर्यवदात श्रुतता होनी चाहिए, जीत हस्तता, उपकरणवत्ता, दाक्ष्यम, शोच।
तो ये सब उससे। नेक्स्ट आता है कारण, मतलब भेषज और उसके भेद की परीक्षा कैसे करनी है। तो जो भेषज है मतलब जो औषध होती है वो आश्रय भेद से 2 प्रकार की बताई है। ठीक है, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय। देव व्यापाश्रय में क्या आता है, मंत्रों का जप करना, औषधि का या मणियों का धारण करना, बलि, उपवास, प्रायश्चित, ये सारी चीजें देव व्यापाश्रय। युक्ति व्यापाश्रय मतलब जो प्रत्यक्ष फल देने वाली क्रियाएं होती हैं वो युक्ति व्यापाश्रय, जैसे संशोधन, शमन, सत्वावजय चिकित्सा। फिर ये अगेन अंग भेद से 2 टाइप्स की होती है। जो युक्ति व्यापाश्रय है वो अंग भेद से 2 टाइप्स की है, द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। द्रव्यभूत मतलब जो भी संशोधन में काम आती है, जिसको हम यूज करते हैं, उनके गुण कैसे हैं, प्रभाव कैसे हैं, कौन सी ऋतु में उत्पन्न हुई है, कौन से रोग में प्रयोग करनी है और किस रूप में प्रयोग करनी है, तो ये सारी चीजें उससे उसकी परीक्षा करते हैं। और अद्रव्यभूत को उपाय अभिलुप्ता बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है, भय दिखाना, विस्मापन, विस्मारण, ठीक है, मारने का नाटक करना, ठीक है, बतरसना, मतलब कि किसी को भी डांट लगाना, डांटना, तो ये सारी चीजें अद्रव्यभूत में आएगी। फिर कार्य योनि की परीक्षा, तस्य लक्षणम विकारा आगमः, विकारों का आगमन होना मतलब रोगों का आ जाना, तो यही तो है कार्य योनि। तो इसकी परीक्षा करनी है, मतलब रोगों के कारणों की परीक्षा करनी है, लक्षण, साध्य, साध्यता, इन सारी चीजों की। उसके बाद आता है कार्य परीक्षा 4th नंबर पे, तस्य लक्षणम विकारोपशम, विकारों का शांत हो जाना, ये कार्य होता है। ठीक है, धातु साम्यम, तो विकार अगर शांत हो गए तो पीड़ा का शमन हो जाना, स्वर और वर्ण का ठीक हो जाना, मांस आदि जो बल होते हैं इनका बढ़ जाना, रुचि, टाइम पे भूख लगना, खाना टाइम पे पचेगा, ये सारी चीजों से उसकी परीक्षा होगी। कार्य फल की परीक्षा कैसे होगी, तस्य लक्षणम मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर, तुष्टि। मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर इनकी तुष्टि हो जाएगी तो सुखावती हो जाएगी, तो ये कार्यफल की परीक्षा। अनुबंध, तस्य लक्षणम प्राणे सह संयोग, प्राणों के साथ संबंध बने रहना, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोग हो, तो इन सारी चीजों से आयु बनती है। अब इसकी परीक्षा कैसे होगी, आयु बनी है मतलब इंसान जिंदा है, प्राणों के साथ संबंध बना हुआ है, तो इसकी परीक्षा होगी अनुबंध की। देश, भूमि और आतुर का शरीर देश होते हैं। भूमि परीक्षा में रोगी के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए लेते हैं भूमि परीक्षा, और औषधि के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं भूमि परीक्षा। तो बेसिकली जो भूमि परीक्षा करते हैं उसके 2 प्रयोजन हैं, 2 पर्पस होते हैं भूमि के परीक्षा करने के। कौन से, रोगी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त करनी है और औषध के संबंध में। ठीक है, तो ये भूमि परीक्षा होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रोगी परीक्षा, इससे हम करेंगे पार्ट 3 में। और अगर तुम लोग को ये नोट्स अच्छे लगे हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो फ्रेंड्स के साथ अच्छे से ज़रूर से शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।